दोस्तों, निकोलस मादुरो को हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्रेटेजी बनाई और सीआईए ने जिस तरीके से एंट्री ली वेनेजुएला के अंदर, वो बहुत गजब थी। मतलब दूसरे देशों को सीखना चाहिए कि अगर ओवरनाइट कोई ऑपरेशन करना हो और इतना एब्सोल्यूट तरीके से करना हो तो ऐसे ही ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ता है। मुझे आज भी याद है कि ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से उसके कंपाउंड से अरेस्ट किया गया था, वो भी बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था। उसमें नेवी सील्स के जो कमांडोज थे, उन्होंने जिस तरीके से उस कंपाउंड के अंदर कदम रखा और वहां पर जाकर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया महज और महज 15 मिनट्स के अंदर। आज निकोलस मादुरो को अरेस्ट करने के लिए 3 मिनट के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। महज और महज 3 मिनट का ऑपरेशन। लेकिन जो 3 मिनट का आप ऑपरेशन देख रहे हैं, इसके पीछे लगभग 3 महीनों की मेहनत थी और वो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इसके लिए ऑर्डर दे दिए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि आखिरकार निकोलस मादुरो को किस दिन गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऑर्डर पास हो चुके थे। जिस तरीके से वो रात को वहां पर पहुंचे और कंपाउंड के अंदर एंट्री ली, वो एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा है। ट्रंप ने ऐसा ही कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई शो देख रहा हूं, डिनर कर रहा हूं, कोई शो देख रहा हूं। ये सारे जो हालात थे वो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। मैं आपको बारीक से बारीक बात बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और दूसरे देशों को इससे क्या सीखना चाहिए। साथ में यह भी हम लोग बात करेंगे कि दूसरे देशों की इस पर क्या रिएक्शंस, मीडिया का क्या रिएक्शंस रहा है, क्योंकि वो हमको जानना जरूरी है। क्योंकि वेनेजुएला के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। अगर निकोलस मादुरो को यह ऑफर दे दिया जाता कि आप उस कंट्री में जाकर शरण ले लीजिए, तो वो कंट्री कौन सी होती, मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि निकोलस मादुरो अगर भागना चाहता तो वो कौन सी कंट्री थी जहां पर वो भाग सकता था और ऑफर भी कर दिया गया था कि अगर भागना चाहो तो भाग सकते हो। लेकिन मादुरो ने वो जवाब दे दिया, उसके बिहाफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है। चलिए बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। वी आर गोइंग टू रन वेनेजुएला जो कि तेल का, ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इतना तेल होने के बावजूद भी वो आज इस हालात में कैसे पहुंच चुका है। देखिए, सबसे पहले रिसेंटली क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ऑपरेशन तो अंजाम दिया जा चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स वुड रन वेनेजुएला फॉर द टाइम बीइंग फॉलोइंग ओवरनाइट यूएस स्ट्राइक। तो ओवरनाइट के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया। वी आर गोइंग टू रन द कंट्री अंटिल सच टाइम एंड वी कैन सेव प्रॉपर। तो ये पूरी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग अटैक्स एंड इफेक्टिव, काफी पावरफुल तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नाम याद रखना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है, इसको नाम दिया गया है। मैं बड़ा विस्तार से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जर्मनी का रिएक्शन देखते हैं। जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी ने कहा कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन वेनेजुएला वेरी क्लोजली एंड फॉलोइंग द लेटेस्ट रिपोर्ट्स विद ग्रेट कंसर्न। द फॉरेन मिनिस्ट्री इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एम्बेसी इन कराकास। मतलब ऑलरेडी वो कॉन्टेक्ट के अंदर थे, किससे? वेनेजुएला से, ठीक है। तो जर्मनी का ये इसके अंदर है और काफी कंडोलेंस जो है कि कंसर्न एंड एक्टिवेट क्राइसिस मैकेनिज्म, ये सब कुछ इसने कहा है। रशिया क्या कहता है? स्ट्रांगली कंडेम किया है कि यूएसए ने जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको एक मौका देना चाहिए था वेनेजुएला को, लेकिन सीधा अटैक किया और वो कंडेम कर रहे हैं यूएस के एक्शन को। ये है किसकी तरफ से? रशिया की तरफ से, और वो आना ही था। मतलब ये एक, हम लोग कह सकते हैं कि टाइम बीइंग एक कमेंट था। कोलंबिया प्रेसिडेंट जो है वहां के कहते हैं कि फॉरेन इमरजेंसी यूएन मीटिंग जो है वो बुलाई जानी चाहिए, अनाउंस होनी चाहिए। ट्रूप डिप्लॉयड टू द वेनेजुएला बॉर्डर्स, है ना। तो एक यूएन की मीटिंग बुलाकर वेनेजुएला की बॉर्डर पर ट्रूप्स को तैनात करना चाहिए। फिर आता है स्पेन की तरफ से। स्पेन जो है वो कहता है कि मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं बिटवीन यूएसए एंड वेनेजुएला। स्पेन वैसे तो बहुत सारे देशों पर राज किया है, कॉलोनाइज किया है बहुत सारे कंट्रीज को। एक मीडिएशन का ऑफर कर दिया यूएसए और वेनेजुएला के बीच में स्पेन ने। इसने भी काफी अच्छी हिम्मत दिखाई है, तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। फिर बात करते हैं किसकी? ईरान की। तो ईरान तो कंडेम करेगा। ईरान ने कहा कि भाई हम जो है, ये जो ऑपरेशन था, इसको क्या करते हैं, एक सॉवरेनिटी के ऊपर प्रहार मानते हैं, एक अटैक मानते हैं, जो कि वेनेजुएला के साथ में हुआ है। तो ईरान भी इसके अगेंस्ट के अंदर आ गया। चलिए अब बात करते हैं इनसाइड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट तरीके से इसको अंजाम दिया गया।
पूरा मैं आपको घटनाक्रम बताऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तब तक मैं आपको कुछ न्यूज जो है और बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि ये नार्को टेररिज्म है, क्योंकि जो ड्रग्स सप्लाई हो रही है वेनेजुएला से यूएसए के अंदर, उसको रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी था। लेकिन ये कदम क्या बहुत माइनर तरीके से नहीं हो सकता था? क्या ट्रंप जो है वो तो इतना ताकतवर है, वो चाहता तो जो ड्रग्स वगैरह आ रही हैं समुद्र के रास्ते उसको रोक सकता था। लेकिन इसके पीछे हो सकता है कि एक ऑयल इकोनॉमी या फिर ऑयल फाइनेंसिंग एक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि यहां पर जितना भी तेल है उसको कैप्चर करना चाह रहा है यूएसए, और यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। ठीक है, चलिए, डेल्टा फोर्स इसने इसमें बहुत बेहतरीन रोल जो है वो अदा किया। अब सुनिए क्या कहानी है इसकी। एक्चुअली में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज से लगभग ये मान के चलिए कि 20 दिन पहले इस चीज के लिए ऑर्डर कर दिए थे कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको अरेस्ट करना है। ये बात है 25 दिसंबर की। तो 25 ऑफ दिसंबर को ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया गया था ट्रंप के द्वारा कि अब जो है वो अरेस्ट करने का वक्त आ गया है। लेकिन उस समय वो इंतजार कर रहे थे कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वेनेजुएला के वो छुट्टियों पर चले जाएं, क्योंकि 25 जो है वो आ चुका था और नए साल पर वो छुट्टियों पर जाएंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। तो जितने भी डिफेंस जो मैन पावर था वो छुट्टियों पर गया हुआ था। लेकिन वेनेजुएला के अंदर थोड़ा सा मौसम खराब था, इसलिए उनको एंट्री जो है वेनेजुएला के अंदर नहीं मिल पा रही थी। डेल्टा फोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। 1977 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जितने भी सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं वो डेल्टा फोर्स के द्वारा ही अंजाम दिए जाते हैं। इनको एक विशेष ट्रेनिंग होती है और उसी ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया जाता है कि किसी भी जगह पर जाकर उस ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है, प्लानिंग जो है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। डेल्टा फोर्स बड़ी खतरनाक होती है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए नेवी सील्स वहां पर गए थे और यहां पर डेल्टा फोर्स आई है वेनेजुएला के अंदर। तो जब 25 दिसंबर को ऑर्डर पास हो चुके थे, उसके बाद में वेट किया गया कि आखिरकार वो मौसम कब ठीक होगा, और वो मौसम ठीक हुआ 2 जनवरी को। 2 जनवरी को शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी तरफ से अब ग्रीन सिग्नल है, आप वेनेजुएला के अंदर जाइए और वहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दीजिए। जैसा ही सुना, डेल्टा फोर्स ने अपने इक्विपमेंट्स को तैयार कर लिया, हेलीकॉप्टर्स तैयार हो गए, फाइटर जेट्स तैयार हो गए। इसके पहले वाले गैप के अंदर जितने भी ये ड्रोन्स थे उन्होंने इमेजेस लेकर कंप्लीट जो है डेल्टा फोर्स को दे दी थी कि वहां पर ऐसी स्थिति है। और जिस समय डेल्टा फोर्स वहां पर एंटर कर रही थी तो भी वहां पर बहुत सारे जो स्टेल्थ ड्रोन्स थे वो वहां पर तैनाती पर थे। आप देखिए कि डेल्टा फोर्स ने कैसे काम किया। डेल्टा फोर्स ने निकोलस मादुरो कहां पर जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितने बजे मिल रहा है, यहां तक कि उसका जो पेट है, कुत्ता है, उसकी भी जो हैबिट्स है उसको भी नोट किया। क्योंकि निकोलस मादुरो ने आज से लगभग 15-20 दिन पहले बाजार में घूमकर, मार्केट में घूमकर यह अनाउंस किया था कि किसमें दम है मुझे अरेस्ट करने का। उन सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा था यूएसए और यूएसए की डेल्टा फोर्स। इन्होंने बारीक से बारीक बात जो है वो नोटिस की कि कहां पर जा रहे हैं, कितने बजे मिल रहे हैं, कहां कहां ये ठिकाने हैं। और क्योंकि हर दिन वो अपने ठिकानों को चेंज कर रहा था, क्योंकि उसको डर था कि यूएसए कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन 2 जनवरी को डेल्टा फोर्स ने कंफर्म कर दिया कि निकोलस मादुरो अपने ही देश के अंदर है, और वो इस घर के अंदर, रेजिडेंस के अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ में है। अब बात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की फोन से निकोलस मादुरो से और यह कहा कि अगर तुमको भागना है, अगर यहां से जाना है तो तुम टर्की जा सकते हो। वो देश जो कि इसको शरण दे सकता है तो वो टर्की था। टर्की जो कि भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एनिमी है। तो निकोलस मादुरो को एक ऑप्शन मिला कि वो भागकर जा सकता है। निकोलस मादुरो ने कहा कि मुझे देश छोड़ने वाला कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ है। ट्रंप ने सोचा क्यों नहीं पैदा हुआ है, मैं हूं ना। ट्रंप ने कहा अब तो अटैक करना पड़ेगा। 2 जनवरी को सिग्नल मिलता है शाम को 5:30 बजे और रात तक 10 बजे तक सब कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह तैयार हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर से फिर उड़ान भरी जाती है वेनेजुएला के अंदर। सारे डेल्टा फोर्स के जो कमांडोज थे वो के अंदर तैनात होते हैं और पहुंचते हैं उस रेजिडेंस के ऊपर जहां पर निकोलस मादुरो अपनी पत्नी के साथ में थे। वहां पर वो पहुंच जाते हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि उनको पहले से ट्रेनिंग थी कि क्या क्या वहां पर मिलने वाला है।
ठीक उसी तरह इन्होंने लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर वो निकोलस मादुरो तक पहुंच चुके थे। निकोलस मादुरो सामने था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, और जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो एक बड़ा सा दरवाजा था, बहुत मोटा दरवाजा था, उसको वो बंद करने ही वाला था कि डेल्टा फोर्स के एक जवान ने, कमांडो ने उस दरवाजे को बंद करने से रोक दिया और वापस यानी कि पीछे चला गया निकोलस मादुरो के, और वहां पर जाकर अरेस्ट कर लिया। वहां पर जाकर अरेस्ट कर लिया किसको? निकोलस मादुरो को। अरेस्ट करने के बाद वो कहां पर लेके आए उसको? एयरपोर्ट पर लेके आए, और अभी ब्रुकलिन की जेल के अंदर है। ठीक है, ब्रुकलिन की जेल के अंदर है। हेलीकॉप्टर से लाया गया और वहां पर ले जाकर क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। जबरदस्त धमाके वगैरह फिर बाद में हुए क्योंकि उस रेजिडेंस को वहां से उड़ाया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको उतारा गया, ब्रुकलिन की जेल में रखा गया है। अब बात यह है कि वेनेजुएला का क्या होगा? वेनेजुएला के ऊपर कंप्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप का होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वहां की जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो ये चाहें तो हमारे अकॉर्डिंग वेनेजुएला को चला सकती हैं। हम ऑफर करते हैं कि अगर हमारे अकॉर्डिंग वेनेजुएला को चला लिया तो फिर हम जो है वो पूरा खुला मैदान उनको देंगे कि आप राष्ट्रपति बन जाइए। और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, अगर नहीं चला तो हम जो है अपनी फोर्सेस को वहां पर तैनात करेंगे और फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, वैसा ही जैसा निकोलस मादुरो के साथ में हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है। लेकिन वेनेजुएला के ऊपर कैप्चर पूरी तरीके से हो चुका है यूएसए का। अब वहां के जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर भी अधिकार हो चुका है अमेरिका का। वेनेजुएला एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन पूरी तरीके से तानाशाह के अंदर बदल गई वो, क्योंकि वहां का जो तानाशाह था वो बड़ा खराब था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, है ना। अब देखिए, ट्रंप और निकोलस मादुरो के बीच में बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि ड्रग्स नहीं आने चाहिए, तो निकोलस मादुरो ने कहा कि देखो ड्रग्स तो आएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम तेल भिजवा सकते हैं इसके बदले। लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया कि हमको ऑयल नहीं चाहिए, हमको हमारा ड्रग्स जो है वो रुकना चाहिए, हमारे देश के अंदर जो कोकीन वगैरह आ रहा है वो रुकना चाहिए। निकोलस मादुरो ने इस बात को इनकार किया और आज अंजाम सबके सामने है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छा नहीं लड़ता है, वो हवाई या फिर टेक्निक। क्योंकि देखिए, जब वो निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए गए थे तो सबसे पहले साइबर अटैक किया। डेल्टा फोर्स के अटैक करने से पहले साइबर अटैक हुआ, सारे वहां पर कंप्यूटर्स वगैरह सबको हैक कर दिया, पूरा इंटरनेट वगैरह सब कुछ शटडाउन हो चुका था पूरे देश के अंदर। और इतनी बारीक तरीके से गए कि किसी को पता भी नहीं था कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो सो रहे थे। निकोलस मादुरो क्या कर रहा था? सो रहा था वो। तो ये कहानी है अमेरिका की। आगे आने वाले समय में अब जो नया अटैक हो सकता है वो चाइना करेगा ताइवान के ऊपर। उसने कहा कि 2027 से पहले पहले मैं इसको कंप्लीटली कैप्चर कर लूंगा। ठीक है, तो सब कुछ जियोपॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है। अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, बांग्लादेश काफी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो चुकी है उसकी, अफगानिस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, ईरान नाराज है पाकिस्तान से, ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। रिसेंटली इजराइल ने भी अटैक किया, यहां तक कि यूएसए ने भी अभी यमन के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने भी किया यमन के ऊपर अटैक। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, पहले दोस्त, दोनों सुन्नी देश, फिर भी इतना जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट। अगर सबसे सेफ कोई कॉन्टिनेंट है तो वो है अभी यूरोप। यूरोप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाउंड्रीज ही वहां पर नहीं है। यूरोप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है। आज एशिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, आज अफ्रीका के अंदर भी चल रहा है, आज साउथ अमेरिका में हो ही गया है ये, है ना। सब कुछ सब जगह हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन यूरोप जो है अभी शांत है। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ। यूरोप जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं। दोस्तों, आप लोग डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़िएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।